हेलो गाइस, कैसे हैं। पिछले क्लासेस को मैं कंटिन्यू करते हुए जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था पेयर्स ऑफ वर्ड्स, और आज उसी कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे लीगल वर्ड्स। लीगल वर्ड्स ऐसे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज डिस्कस करेंगे, लेकिन यह एक ऐसा बेसिक्स है जिसके आधार पर अगर आप लॉ के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, लीगल एक्सपर्ट के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो सबसे पहला और सबसे पहली बात यही है कि लीगल वर्ड्स पर कमांड करना होता है। ये करना होगा क्योंकि इसके आधार पर ही हम लॉ को समझ सकते हैं, उसे आत्मसात कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो कैंडिडेट्स होते हैं वह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, या फिर जब उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो बस वह देख करके वहीं तक रह जाते। इनसे समस्या यह बढ़ जाती है कि जब लॉ करके वह निकल जाते तो उसके प्रैक्टिस में या फिर जो एग्जामिनेशंस आते हैं, जो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हैं या डिफरेंट जो लॉ के फील्ड में जो कार्य हैं या अनुभव है, वो सही तरीके से शेयर नहीं कर पाते। वह समझ नहीं पाते कि आखिर इसको कैसे इसके साथ हमें कैसे चलना है, इसे कैरियर के रूप में कैसे बनाना है। इसलिए मेरा ये आप लोगों से इस ऑनलाइन सेगमेंट्स में यही रिक्वेस्ट है, यही प्रेयर है कि इसे हर दिन एक नोटबुक बना लें और कुछ न कुछ लीगल वर्ड को तैयार करते रहें। यह एक दिन में संभव नहीं है, यह एक दिन का कार्य नहीं है, यह सतत चलने वाला कार्य है। यह आपके LLB सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सारे सेमेस्टर हो जाने के बाद भी जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे या लीगल फील्ड में रहेंगे तो वहाँ पर भी आपको यह काम करेगा। तो एक तरीके से कुछ समय पश्चात एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगी, और एक जैसे ही आपको लगने लगेगा कि लॉ के फील्ड में हमें कैरियर बनाना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये जो लीगल वर्ड है यह आपको एक मदद देगी। इसलिए इसी कड़ी में आज मैं लीगल वर्ड शुरू करता हूँ। और इस लीगल वर्ड में पहले यह समझना है कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। क्योंकि जब तैयारी होती है तो उसके पहले हमें प्रश्न पर ध्यान देना होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यह अथाह सागर है। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो अगर उसकी बाउंड्री आपके पास नहीं होगी, उसके लिमिटेशंस आपके पास नहीं होगा, तो आप बहुत अच्छा कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है वह प्रश्न यह है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि गिव द मीनिंग ऑफ एनी 5 लीगल वर्ड्स। गिव द मीनिंग ऑफ एनी 5 लीगल वर्ड्स। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था एक प्रश्न पेयर्स ऑफ वर्ड्स में, जिसमें देखा था कि गिव द मीनिंग ऑफ 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंस। यहाँ पर ऐसी बातें नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस के रूप में इसका प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीनिंग को लिखना है। लेकिन मीनिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, उसे याद करना जरूरी है, लेकिन इसको याद कैसे करें, प्रश्न यह उठता है कि इसको याद कैसे करें। तो याद करने के 2 तरीके हैं। पहला कि इसका आप हर दिन 5 वर्ड, 10 वर्ड, जब जितना आपको समय मिले उसको आप लिखते चले जाएं और डेली उसका रिवीजन करते चले जाएं। दूसरी बात कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जो कि एक सीरीज में होते हैं, एक सीरीज में पाए जाते हैं, उनको उसी सीरीज में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक उस वर्ड सीरीज के एक वर्ड को अभी आज पढ़ लिया और फिर 5 दिन के बाद पढ़ा, याद नहीं होगा, आप उसे समझ नहीं पाएंगे। एक एग्जाम्पल जैसे अभी हम बताएंगे प्लेंटिफ के बारे में, ठीक है, तो सिर्फ हम अगर आज बताएं कि प्लेंटिफ का मीनिंग क्या होता है तो वादी होता है, लेकिन ये आया कहाँ से, तो इसके पहले हमें जाना होगा प्लेंट, ठीक है। जब प्लेंट पढ़ लेंगे तब हम प्लेंटिफ पे आएंगे, और जब प्लेंटिफ पढ़ेंगे तो फिर हम डिफेंडेंट पर चले आएंगे। यहाँ डिफेंडेंट भी साथ में पढ़ लेना होगा। जब डिफेंडेंट पढ़ लेंगे तो यहीं पर हम अपीलेंट के रूप में यूज करेंगे। अपीलेंट जब पढ़ेंगे तो रिस्पोंडेंट पढ़ लेंगे। तो ये एक सीरीज है, सीरीज ऑफ लीगल वर्ड्स है, इसको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मीनिंग है विवेकाधीन शक्ति। विवेकाधीन शक्ति सामान्य रूप से इसको सिर्फ यही लिखना है, अगर एग्जामिनेशंस में आए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आए तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिशनरी पावर मीन्स विवेकाधीन शक्ति, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसको कहीं से आप कोरिलेट कर लीजिए कि विवेकाधीन शक्ति कहाँ से हो सकती है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप अगर देखेंगे तो हमारे गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर, हमारे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। ये वर्ड यूज करते रहिए तो याद रहेगा। जुडिशरी में आप जाएंगे, जुडिशल सिस्टम में आप जाएंगे तो आप देखते होंगे कि सामान्य रूप से बेल पिटीशन जब दायर किया जाता है, तो बेल पिटीशन दायर किया जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि खास करके बेलेबल ऑफेंस में लोग समझते हैं, सामान्य कैंडिडेट यही समझता है कि अगर हमने ये पिटीशन दायर किया तो हमें बेल मिल ही जाएगा। ये बात नहीं है, यह सिर्फ आपके अधिकार को प्रमोट करता है। अंततः यह बेलेबल सेक्शन हो या नॉन बेलेबल सेक्शन हो, मैटर यहाँ नहीं करता है। यहाँ पर कोर्ट के अपने व्यूज़ काम करते हैं, वहाँ पे उनके अपने जुडिशियस डिसीजन काम करते हैं। और यह जब जुडिशियस डिसीजंस जो है जुडिशियल माइंड का अप्लाई करके जब कोर्ट किसी भी तथ्य पर निर्णय देता है तो हम कहते हैं कि यह एक डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से सीरीज को एक कहानी के रूप में समझेंगे तब याद रहेगा। दूसरी बातें हैं प्लेंटिफ। अभी जो मैंने बात की, प्लेंटिफ वर्ड प्लेंट से बना, उसके पहले हमें प्लेंट पढ़ना। प्लेंट का तात्पर्य होता है, उसका मीनिंग होता है वाद पत्र। यह वाद पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाता है। सिविल मामलों में इसका प्रयोग सामान्य रूप से होता है। जो व्यक्ति प्लेंट दायर करता है, सिविल मामलों में न्यायालय में प्लेंट दायर करता है, उसको हम लोग प्लेंटिफ कहते हैं। और वह व्यक्ति जो इस वाद पत्र का विरोध करता है उसको हम लोग डिफेंडेंट कहते हैं। सीरीज में आया, याद रहेगा, इसे हमें डिफेंडेंट कहते हैं, ठीक है। तो प्लेंटिफ का तात्पर्य हो गया कि वादी, और डिफेंडेंट हो गया हमारा प्रतिवादी। जब इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो एक वर्ड और आता है अपीलांट। जब अपील के स्टेज में, ऑन द स्टेज ऑफ द अपील, व्हेन द पर्सन फाइल्स अगेंस्ट द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द लोअर कोर्ट टू द सुपेरियर कोर्ट, द पर्सन हु फाइल्स द पिटिशन, दैट इज कॉल्ड अपीलांट। उसको हम लोग अपीलांट कहते हैं। और जो इसका विरोध करता है, जो इसका सामना करता है, डिफेंडेंट के रूप में यहां पर क्या कहलाएगा? रिस्पोंडेंट। ये रिस्पोंडेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो
यह डिफेंडेंट के कोरिलेटिव ही होता है। तो इस तरीके से ये सीरीज है लीगल वर्ड का। नेक्स्ट लीगल वर्ड आता है वह है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है स्वीकृति। हाँ, कि जब कोई भी पिटीशन न्यायालय में दाखिल होता है, खास करके आप कॉग्निजेंस टेकिंग मजिस्ट्रेट के सामने जब कोई पिटीशन दायर करते हैं तो न्यायालय उस पर अपना मत, अपना निर्णय देता है, वेदर द पिटीशन इज एक्सेप्टेबल और नॉट। तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लायंस, स्वीकृति। ठीक है। और कॉग्निजेंस, संज्ञान लेना, यानी कॉग्निजेंस टेकिंग, कभी कभी यह वर्ड भी आता है, कॉग्निजेंस टेकिंग यहां पर यह वर्ड है, म्यूचुअल है। इसको भी समझ लेना है कि कॉग्निजेंस टेकिंग क्या है। तो जब न्यायालय के समक्ष कोई पिटीशन दायर किया जाता है और न्यायालय अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करके, अपने जुडिशियल माइंड का अप्लाई करके उस पर यह विचार करता है कि इस पर विचार किया जाए, इस पिटीशन पर प्रोसीडिंग्स चलाई जाए या न चलाई जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉग्निजेंस टेकिंग, संज्ञान लेना। और कंप्लायंस का मीनिंग स्वीकृति। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वह है गुड फेथ। गुड फेथ सद्भावना पूर्वक। आप जब आईपीसी सेक्शन 52 में आप जाएंगे तो इसे इस रूप में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक, ध्यानपूर्वक, कॉन्शसली अपने वर्क को परफॉर्म करता है तो उसको हम ऐसे उसके द्वारा किए गए ऐसे कार्य को सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य कहते हैं। गुड फेथ के रूप में उसको देखा जाता है। इसमें 2-3 वर्ड, जिसमें कि ध्यानपूर्वक किया गया कार्य होना चाहिए, अटेंटिव कार्य होना चाहिए, कार्य ऑनेस्टली होनी चाहिए। ये सब गुड फेथ की अपनी एक लिमिट, अपनी एक एसेंशियल्स है। जहाँ जब उस पर जाएं हम लोग तब उस पर बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली में हमें जो बात करनी है अभी सिर्फ लीगल वर्ड के मीनिंग की बात करनी है। तो लीगल वर्ड का मीनिंग समझ में कैसे आए उससे रिलेटेड ये कुछ बातें हम इस पर करते हैं। नेक्स्ट है इस पर एक्विटल। एक्विटल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर कि जिसका मीनिंग होता है विमोचन, जिसका अर्थ होता है विमोचन, विमोचित। जब न्यायालय के सामने कोई पिटीशन दायर होती है, कोई प्रोसीडिंग्स चलती है और न्यायालय जब किसी तथ्य पर निर्णय लेता है प्राइमा फेसिया, और वह निर्णय इंक्वायरी के तहत लेता, फुल इंक्वायरी करके जब एक तथ्य पर वह पहुंचता है और यह देखता है कि पार्टिकुलर व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती और उसे एक्विट कर दी जाती है, बरी कर दी जाती है, विमोचित कर दी जाती है, तो वह एक्विटल के रूप में सामने आती है। यहां पर यह समझ लेना आवश्यक है कि एक बार किसी व्यक्ति का एक्विटल हो गया, बरी हो गई, तो उस तथ्य पर, उस फैक्ट पर, उस अपराध पर फिर से सुनवाई नहीं हो सकती। यह एक जुडिशियल डिसीजन के तरह काम करता है। यह क्यों? यह इसलिए कि कोर्ट अपने फुल कॉन्शसनेस का इस्तेमाल करके, फुल इंक्वायरी का इस्तेमाल करके पूरी तरह से उस पे हियरिंग करके
तब किसी निर्णय पर पहुंचता है। इसलिए एक बार ऐसे निर्णय पर दिया गया जो एक्विटल होता है, उस पर री हियरिंग नहीं होती। उस मामले, उस फैक्ट पर, उस विषय वस्तु पर पुनः सुनवाई नहीं होती। अब जब यहां पर एक्विटल हम पढ़ रहे हैं तो हम 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद डिस्चार्ज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यह याद नहीं रहेगा। आज और अभी हम लोग डिस्चार्ज पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। तो डिस्चार्ज क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं उन्मोचन। यहां पर जब न्यायालय प्रामा फेसिया यह तय कर लेता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का गठन नहीं होता है, प्रथम दृष्टया यह तय कर लेता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का गठन नहीं होता, और वहीं पर वह मामले को बंद कर देता है, व्यक्ति को बरी कर देता, उन्मोचित कर देता है, तो उसको हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं। एक्विटल और डिस्चार्ज हमेशा यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, जुडिशियल एग्जाम्स हो, या फिर और भी इंटरव्यूज़ हो, या कहीं भी लीगल फील्ड में रहें, तो बड़ा कॉमन सी चीज़ है। 2 चीज़ें सिर्फ इसमें याद करना है, रखना है कि एक्विटल में री हियरिंग नहीं होता, इस पर फुल इंक्वायरी होकर डिसीजन होता है, और डिस्चार्ज में प्रामा फेसिया चूँकि इस पर हियरिंग होती है, प्रथम दृष्टया ही यह तय कर ली जाती है कि इस पार्टिकुलर व्यक्ति पर अपराध का गठन हुआ या नहीं हुआ, तो इस पर संभावना बनती है कि आने वाले समय में उसी फैक्ट पर, उसी ऑफेंस पर पुनः री हियरिंग हो सकता है, उस पर पुनः केस खुल सकती है, उस पर पुनः सुनवाई हो सकती है उस पर। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट वर्ड का तात्पर्य है स्थगन। स्थगन, एडजर्नमेंट आप जनरली आप फिल्मों में देखते होंगे कि यह वर्ड बड़ा पॉपुलर है कि द कोर्ट इज एडजर्न्ड है। तो ये स्टेटमेंट जो है यह इस तथ्य को निर्देशित करता है कि जब न्यायालय में कोई कार्रवाई हो रही होती है और किसी कारणवश किसी तथ्य को लेकर के उस पर सुनवाई बंद करनी होती है, तो उस पर स्थगन आदेश दिया जाता है। तो वहाँ पर एडजर्न वर्ड का यूज होता है, एडजर्नमेंट वर्ड का यूज होता है। एडजर्नमेंट से ही एडजर्न बना है। तो एडजर्नमेंट या एडजर्न दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि स्थगन। नेक्स्ट वर्ड है अमेंडमेंट, है संशोधन। संशोधन सामान्य रूप से आप कॉन्स्टिट्यूशंस में पढ़ते हैं। संशोधन, इसमें विधि में किसी विधिक वर्ड को या विधि को जोड़ना या हटाना, संशोधित किया जाता है, तो यह संशोधन के रूप में मान्य है। नेक्स्ट है एक वर्ड एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, है जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है, एलिगेट किया जाता है, तो यह वहां पर यह वर्ड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें एक्यूज्ड, अभियुक्त। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अभियुक्त है। और इसी का सिनोनिमस वर्ड है कल्प्रिट, है दोषी, ठीक है। तो चूंकि यह मिलता जुलता शब्द है, तो एक्यूज्ड या कल्प्रिट, इसको इस तरीके से याद रखना है। जिस वर्ड को समझ में नहीं आए तो वो इंटरप्रिटेशन के रूप में उसे समझने की कोशिश करें, ज़्यादा समझ में आएगी। नेक्स्ट वर्ड एक आती है, वह है
मेंस रिया, दोषी मन, इसका हिंदी यही होता है, इसका तात्पर्य दुराशय या दोषी मन। कहता है कि कोई कार्य तब तक अपराध नहीं मानी जाती है जब तक कि व्यक्ति का मन दोषी नहीं हो, व्यक्ति गिल्टी माइंड से उस कार्य को ना करता हो। इसको अपराध को, किसी भी अपराध को कॉन्स्टिट्यूट होने में मेंस रिया का एक अहम योगदान होता है, रोल होता है। बिना मेंस रिया के कोई कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। इसलिए यह इसका हिंदी मीनिंग भी याद रखना है हमें, दुराशय या दोषी मन। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है डिफमेशन। डिफमेशन मान हानि है, इसका तात्पर्य यही होता है, मान हानि। जब किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का हनन हो जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का हनन होता है, मान हानि कहलाता है, उसकी मान की, उसकी मर्यादा का हनन होता है, या डिफमेशन। आप जब आईपीसी में जाएंगे तो वहाँ भी यह इसकी भी डेफिनेशन दी गई है, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी इसे पढ़ना है हमें। तो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मामलों के रूप में इसका ट्रीटमेंट होता है। दूसरा नेक्स्ट जो वर्ड है वह है फैक्ट। फैक्ट इसका तात्पर्य होता है तथ्य। तथ्य, फैक्ट या तथ्य कहते किसको है? तो कहता है कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं, वट एवर वी से, वट एवर वी हियर, वट एवर वी फील्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, दैट इज द फैक्ट। कभी कभी यह पूछता है वर्ड, तो इसे इस रूप में, यह एविडेंस का वर्ड है, यह मिलेगा इसमें। नेक्स्ट इसमें जो वर्ड है वह है न्यूसेंस। उसको उपताप कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन करके उसके भूमि पर या उसके अधिकारों का हनन करता है, या उसके भूमि पर प्रवेश करता है, अनाधिकार प्रवेश करता है, उपताप कहलाता है। तो इसको उपताप के रूप में ही आपको लिखना, सिर्फ इसका मीनिंग ही है, इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। लेकिन चूंकि यह समझना है, समझ करके याद करना है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन, थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट इसमें वर्ड है, यह है सॉवरेन। हाँ, सॉवरेन का तात्पर्य होता है संप्रभु। संप्रभु, जब आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़े होंगे, ऑस्टिन का व्यू, या ऐसे तो ये वर्ड जो है बॉडिन के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, लाया गया था, लेकिन ऑस्टिन ने इसका इंटरप्रिटेशन अपने शब्दों में बहुत खूबसूरत तरीके से किया अपने डिफिनीशन में, जब उन्होंने कहा कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन विच ऑब्लाइजेज ए पर्सन और पर्सन टू ए कोर्स ऑफ कंडक्ट। तो यहां पर संप्रभु का तात्पर्य क्या है? संप्रभु का तात्पर्य होता है सुप्रीम ऑथोरिटी। सुप्रीम ऑथोरिटी मीन्स one who empowered to make the law, and that law is bound to obey by all, but the person who makes the law is not bound to obey. ये सॉवरेन का कॉन्सेप्ट, ये संप्रभु का कॉन्सेप्ट। तो उस समय जब ऑस्टिन ने दिया
तो उसकी कुछ अलग इंटरप्रिटेशन थी, आज के संदर्भ में अलग इंटरप्रिटेशन है, जबकि हमारे संविधान को ही संप्रभु माना गया, इसकी अलग इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट लीगल वर्ड है, वह है एडमिशन, और दूसरा है कॉन्फेशन। दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। एडमिशन स्वीकृति और कॉन्फेशन संस्वीकृति। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम स्वीकृति की बात करते हैं तब हम किसी भी व्यक्ति के कहे गए या लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किए गए, इंगित किए गए, इंडिकेट किए गए स्टेटमेंट की बात करते हैं। आप सेक्शन 17 एविडेंस एक्ट में जब आप पढ़ेंगे अगले क्लास में तब समझेंगे। अभी सिर्फ इतने ही सी बात समझना है। और जब हम कॉन्फेशन की बात करते हैं, संस्वीकृति की बात करते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं कि वन हु कन्फेस द गिल्ट, यानी कि जो व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, अपने अपराध को कबूल कर लेता है। इसको कभी कभी हम लोग कहते हैं इकरारे जुर्म। याद करने के लिए यह वर्ड बड़ा खूबसूरत सा वर्ड है, इकरारे जुर्म। तो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट को, कॉन्फेशंस को इस तरीके से हम याद करेंगे। जब कॉन्फेशन की बात आई तो यहाँ पे भी इसके प्रकार जो हैं, जुडिशियल कॉन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग कि जुडिशियल कॉन्फेशन न्यायिकतर संस्वीकृति कहते, न्यायिक संस्वीकृति कहते, जुडिशियल कॉन्फेशन न्यायिक संस्वीकृति कहते, जब कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होकर के अपने अपराध को स्वीकार करता है, किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग्स के क्रम में अपने अपराध को स्वीकार करता है, जुडिशियल कॉन्फेशन न्यायिक स्वीकृति। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन न्यायिकेतर संस्कृति। यानी क्या कि जब व्यक्ति न्यायालय के बाहर किसी के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार कर लेता, इसका लार्ज इंटरप्रिटेशन हम लोग जब एविडेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तब, या अगले क्लास में पढ़ेंगे तब हम लोग करेंगे। तत्काल हम लोग को जो समझना है वो वर्ड वहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और यहीं पर एक आती है रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन, मुकरी हुई संस्कृति, है ना, कि जब व्यक्ति अपने कहे गए कथन से मुकर जाता है, इसको रिट्रैक्टेड कॉन्फेशन के रूप में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस का तात्पर्य होता है सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न यानी वैसा प्रश्न जिसमें उसका उत्तर समाहित हो, उसका उत्तर दर्शित करता हो। इसका इस्तेमाल एग्जामिनेशंस में होता है। जब किसी भी व्यक्ति को का एग्जामिनेशंस होता है, परीक्षण होता है, क्रॉस एग्जामिनेशंस होता है न्यायालय में, एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, तो इस तरीके का इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे क्या पूछा जा सकता है कि क्या तुमने सोमवार को राम को यह कार्य करते हुए, अपराध करते हुए देखा है? क्या राम के साथ कोई और व्यक्ति भी था? यानी वह इंडिकेट कर रहा है कि दो व्यक्ति था, वह इंडिकेट कर रहा है कि वह दो व्यक्ति था। तो इस तरीके से यह लीडिंग क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक और प्रश्न, एक और लीगल वर्ड बड़ा मजेदार, डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन। इसका मीनिंग यही होता है, मृत्युकालिक कथन। कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कथन कहने के पश्चात मर जाता हो, उसकी मृत्यु हो जाती हो,
तो उसके द्वारा कहे गए कथन को मृत्युकालिक कथन कहते हैं। यह सेक्शन 32 क्लॉज 1 में जब हम एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे तब इसका डिटेल इंटरप्रिटेशन हम लोग देखेंगे। मूल रूप से अभी हमें यही समझना है कि मृत्युकालिक कथन किसे कहते हैं या फिर डाइंग डिक्लेरेशन का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है मृत्युकालिक कथन। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वह है एक्स पार्टी, एक पक्षीय। एक पक्षीय यानी क्या कि डिफेंडेंट प्रतिवादी के एब्सेंट में जब कोई भी निर्णय एक पक्षकार के अनुपस्थिति में जब न्यायालय निर्णय देता है तो उसको एक पक्षीय निर्णय के रूप में हम लोग देखते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लीगल वर्ड हैं जिसको कि हमें आत्मसात करना है और समय समय पर इसे नोट डाउन करते रहें और इसे पढ़ते रहें। ठीक है। और आशा है कि इसको आप एंजॉय करेंगे। ठीक है। और इसमें विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशंस, ठीक है, इसको एक क्रमबद्ध तरीके से इसको नोट बना करके इसको पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।